बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काजी फ़ाइज़ा साहब साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर हमले का जो वाक़या हुआ है उस पर अच्छी खासी जो है वो तनकीद की जा रही है तहरीक इंसाफ पर, लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कुछ और है। ये हमला कैसे हुआ, किस तरह हुआ, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस हमला के बाद जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। हमारी जो सफारत खाना है यूके के अंदर, उसने भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और वज़ीर दाखिला ने भी ये ऐलान किया है कि जो ज़िम्मेदार हैं उनकी शनाख्त की जा रही है और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इवन उनकी शहरियत भी जो है वो ख़त्म की जा सकती है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया है। इससे पहले आपके इल्म में है कि जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी उसका हिस्सा नहीं बने थे, सेनेट से वॉकआउट किया, कौमी असम्बली से वॉकआउट किया, लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी थी उसके नाम उसके में नाम देने के बावजूद जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनी थी। अब जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। वो नाम भिजवा दिए गए हैं बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला जेल में, और जब अडयाला जेल से मंजूरी आएगी तो फिर उसके बाद जो है फ़ैसला होगा कि कौन कौन जुडिशल कमीशन बैठेगा। इस पर बात करेंगे। और हम बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स, सियासत जो है अब पार्लियामान के अंदर से निकल के दोबारा सड़कों पर आना आई जा रही है। पेशावर में जलसा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ के अंदर जो ग्रुपिंग है उस पर भी बात होगी। हमें आज ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। नासिर भट्ट साहब चूँकि ख़ुद लंदन में रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि जो कानून है लंदन में वो क्या कहता है ऐसे हमलों पर और क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया अहमद अवैस साहब ने, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और सीनियर कानूनदान भी हैं। आप दोनों का शुक्रिया। सर भट्ट साहब, मैं शुरू करता हूँ काजी फ़ाइज़ा साहब के पे जो हमला हुआ है, ये बताइएगा। एक बड़ा एजाज़ की बात है सर कि जो मिडल टेम्पल का बेंचर होना पाकिस्तान के लिए भी डेफिनेटली एक एजाज़ था। वो वहाँ पे गए, लेकिन जो चंद लोग थे वो उनकी गाड़ी के सामने आए, हमला किया और कोई पूछने वाला नहीं था वहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पाकिस्तान का अहमी दुनिया में क्या बता रहे हैं, क्या कहते हैं, उस वक्त भी आपके सामने सारी चीजें जो पूरी मुल्क है और वहाँ ह्यूमन राइट्स के एक बड़े बात की जाती थी कि आप अगर मेरे के घर के बाहर पे कोई बंदा खड़ा हो जाए फुटपाथ पे, तो अगर आके वो तकरीर करे, शोर करे, लेकिन ये उसका राइट है कि वो वहां खड़ा है, लेकिन वो किसी को ना टच कर सकता है, ना किसी के साथ कोई इस तरह की कहते हैं ना कि नहीं हो सकता, लेकिन बात करने की इजाजत है। जो कुछ ये हुआ है ये आप देखें, अब आपको यकीन आ गया कि इमरान खान और उसके जो हवारी थे, ये जो यूथी, इनका काम सिर्फ एक था कि हर चीज के लिए बर्बादी और खराबी करना और पाकिस्तान का इमेज खराब करना। इसलिए तो उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई आप इस आपके ऊपर तो 5-4 चीजें आपने करप्शन की हुई है, 190 मिलियन की आप जेल में। तो मुराद ये है कि वहाँ जो कानून है वो अपना रास्ता लेता है। अगर उसके अभी उन्होंने पुलिस से वहाँ इंक्वायरी करनी है और वहाँ कोई सिफारिश कुछ नहीं चलती। अब वो जो है उन हम आ गए हैं, वीडियो बन गई है, उस पर सारी पुलिस सर्च करेगी और जो जिम्मेदार होंगे उनको वहाँ चार्ज किया जाएगा और उनको सजा मिलेगी। ये बात पहले भी हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा और कुछ मैं आपको बताऊं कि कहते हैं ना कि जर्द साफत होती है। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं वहाँ, कुछ साफी में नाम नहीं लेता, वो भी लेके साथ इस तरह की चीजें उनको उन लोगों को ले जाते हैं कि उन्होंने शोर डालना है, अपना टिकटॉक जिसने बनाना है, जिसने अपने और तो कहते हैं ना कि सेल्फ प्रमोशन शुरू हो जाती है। जी। लेकिन ये जो इसमें बड़ी बदतमीजी हुई है, ये कभी नहीं होना चाहिए। चलें अहमद अवैस साहब, आप खुद सर लायर भी हैं और तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ता हैं, तो कैसे देखते हैं इस वाक़या को सर, जो वाक़या हुआ है काजी फ़ाइज़ा साहब के साथ लंदन में, और पाकिस्तान की बदनामी हुई, पाकिस्तानी इदारों के साथ जो लोग वाबस्ता रहे उनकी जो है वो उन्हें टारगेट किया गया। देखिए, मुझे अभी इस वाक़या का पता नहीं, बिजी रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल सवाल ये है कि बदनामी तो उससे बहुत ज्यादा काजी साहब के जब चीफ जस्टिस थे और जो उन्होंने
पाकिस्तान के जुडिशरी के साथ खेल खेला है, वो इस बदनामी से बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद इस बात की जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। ये बुरी बात है, इसको कोई भी अप्रूव नहीं करेगा। और किन लोगों ने किया है और किन हालात में किया है, जिस जैसी भी कंडीशन में, ये अंदाज जो है कानून को हाथ में लेना और किसी के ऊपर हमला करना, इसको बहैसियत वकील के मैं तो कभी भी अप्रूव नहीं करूंगा। क्योंकि बाकी ये ना कहिए कि बदनामी वाली बात है, बदनामी तो वो कर गए हैं कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने जुडिशरी के साथ नहीं किया जब वो कर गए। लेकिन ये बात बहुत बुरी हुई है, अगर ऐसी हुई है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, अभी मुझे इसकी डिटेल नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसा जिसने भी किया है वो मेरे ख्याल में वहाँ कैमरेज की जद में आ जाते हैं लोग, और उसके बाद आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो जाएंगे और पता लग जाएगा कौन थे और क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, ठीक है। तो अहमद अवैस साहब चलें आगे बढ़ते हैं सर। जो अभी जी भाट साहब, जी आप बोलें। अवैस साहब को ये चाहिए कि बदनामी तो काजी फाइसा ने इतनी नहीं की, उन्होंने तो इंसाफ किया है। तो ये जो साकिब निसार और बंदयाल और जो कुछ करके बदनामी की है दुनिया में, इसके लिए हम 140 नंबर में ऐसे लोगों को अगर हिसाब हो जाता तो फिर मेरे ख्याल है ये चीजें ना होती। तो इस पे भी अवैस साहब को बात करनी चाहिए कि वो कितनी नाइंसाफी कर गए पाकिस्तान के साथ। अब नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए कि भट्ट साहब आपकी बात यूसुफ सा गिलानी हो चाहे नवाज, सुनिए आप, जहां तक बंदयाल साहब का और जैसे साकिब निसार साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कॉन्स्टिट्यूशन से डेविएशन हो या कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने उठा के बाहर फेंकने वाली बात की हो। जो ये कर गए हैं वो हालात जो हैं, उन्होंने कानून के दायरे के अंदर एक कोई ऑर्डर पास किया, और कोई ऑर्डर से तो कोई एक मुतफिक होता है, कोई दूसरा उस पर एतराज करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सूरत हाल आपका ये कि उन्होंने कोई गैर जो है वो इंसाफ का गला घूट दिया या उसका जनाजा निकाल दिया, ऐसी बात दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने नहीं की, बल्कि वेरी खासतौर पे बंदयाल साहब तो वेरी कटियस पर्सन, और ये उनकी बल्कि जरूरत से ज्यादा कटियस होना ही जो है उनके लिए बदनामी का बायस बना, क्योंकि उनको चाहिए था कि जो जहाँ पे कानून की गिरफ्त थी उसको ढीला नहीं करने देना है। तो अहमद साहब आप ये समझते हैं सर कि जो क्या हुआ आप मुझे बताएं, 63 क्या हुआ? उन्होंने कहा जी कि आप लोग ये क्या हमें इजाजत देता है इसे कि आप मखसूस नशिस्तें उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग जमात में शामिल हो गए, उनको इजाजत दे रहे हैं कि जमात आप छोड़ें, आजाद हो जाएं, 15 दिन आप दे रहे हैं कि दूसरी जमात में चले जाएं। ये पाकिस्तान में ऐसा कानून है। तो आइन में तो 3 दिन लिखा हुआ है सर। आइन में मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। आइन में 3 दिन, आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन में 3 दिन। आइन की तो खिलाफ वर्जी पहले कर दी ना। देखिए आइन के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही कर दी कि वो सीटें उठा, वो जो नून लीग को और दूसरी पार्टियों को दे दी। कहाँ आइन में ये लिखा हुआ है? आइन में तो लिखा है कि प्रोपोर्शनेटली जो है जो पार्टी जीतेंगे उनको मिलेंगी, और जीते हैं यही सुप्रीम कोर्ट के ये फुल कोर्ट का फैसला है। उन्होंने आपको पता कि 11 जजेस ने इस बात को तस्लीम किया। ये 8-5 की तो थी ना जजमेंट, ये आई, लेकिन 11-2 की जजमेंट ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था पीटीआई के खिलाफ, वो फैसला गलत था। और दूसरा ये कि पीटीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ये दोनों फैसले ये 11 जजेस ने 13 में से ये कहा फैसला किया। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन चलें इस बहस को निबेड़ते हैं सर। भट्ट साहब आप एक मिनट दे दो मुझे। क्या कानून इजाजत देता है हमारा कि 63A में आप जो आजाद बंदा एक जमात को ज्वाइन करता है, उसके बाद अगर वो छोड़ता है वो जमात तो डिस्क्वालीफाई होता है। ये देखिए ना बात इजाजत दे रहे हैं दूसरी जमात में, ये कौन सा कानून है? इसकी इजाजत है? आप मुझे बता दें। आप मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए बात यह है कि यही बंदयाल साहब का ही बेंच था, जस्टिस बंदयाल साहब का, कि जिसने इमरान खान का जो पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो उन्होंने किया था, टर्न डाउन की थी उसको
बाकायदा उसके खिलाफ फैसला दिया था, वही बंदयाल साहब थे, वो भी तो बंदयाल साहब थे ना। इसलिए वो तो ये ना कहिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात सुन लीजिए। जी सुन लें। और उसके बाद जो है 63A का फैसला जो था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 63A में वोट के ऊपर खामोश है। डिस्क्वालिफिकेशन उन्होंने कहा कि जो उस आदमी को उसका सीट जो है वो खो देगा। उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन की कि अगर ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम एक फ्लड गेट जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का खोल रहे हैं, करप्शन का, और वो हुआ आपके सामने है कि उसके फैसले के जब आज मौलाना ने भी गेट खुल गया, अहमद अवैस साहब बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को उसका। भट्ट साहब आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो है वो, भट्ट साहब मेरा सवाल सुन लें। भट्ट साहब आज मौलाना फजल रहमान ने भी जो है ये कहा है कि उन्होंने इंकशाफ किया कि पैसे चले हैं 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए, लोगों को खरीदा गया है। तो क्या भट्ट साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, आज मौलाना ने भी कहा है कि जो है वो पैसे लगाए गए हैं, पैसे लगा के जो है वोट लिए गए थे। नहीं, मुझे देखे ना, ये तो इल्जामात है ना, मुझे वो एक बंदा सामने ले आए जिसने पैसे लिए, जिसने, अगर ये वही जमात है ना जो कहती थी जी बंदे अगर मुस्लिम लीग के बंदे पीटीआई को वोट दे रहे हैं, उनका ज़मीर जाग गया है। ये वही लोग हैं ना जिनके ज़मीर जागते थे। बात यह है कि अभी तो मौलाना साहब ने हमारा साथ दिया, उनकी मेहरबानी थी, 26वीं तरमीम पास हुई। हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इल्जामात हैं, ये सारे लोग जाके पेशावर में बैठे रहे। हमने तो एक भी सेनेट में मैंने एक भी नहीं बंदा देखा जिसने पीटीआई के बंदे ने वोट दिया। 2 बंदे थे, वो दोनों जो पहले बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक था, उन्होंने बाद में कहा कि हम वोट दिया अपनी मर्जी से, सेनेट में बैठे हुए थे। और फिर बाद में उनको जबरदस्ती उन्होंने जो बयान दिलवाया टीवी पे, बयान के 10 मिनट बाद उन्होंने कहा जी, इन्होंने जबरदस्ती बैंगल साहब ने कहा जी आप ये बयान दो। बात ये है कि जो बुरी तरीके अगर इख्तियार किए जाते, 2018 में तो इमरान खान इलेक्शन भी नहीं जीता था, तो वो आपने उसका वो इमरान खान को जो लोग लाए, जिन्होंने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया वोट चोरी करके, नवाज शरीफ बैठ गया था ना। और तो ये मुझे बताना RTS बंद किसने किया? अगर 2018 में ये सारा कुछ हो जाता तो हम आज आप इस हालत में ना होते। सही है, चलें ठीक है। भट्ट साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर भट्ट साहब तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला KP के फरमा रहे हैं कि बहुत जल्द तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब बाहर होंगे, उन्हें रिहाई मिलने वाली है। कोई इत्तलात हैं आपके पास भी? देखे ना, आज हमारी बातें सच्ची साबित हुई ना कि वो एक सब ड्रामा करता था जिसका नाम गंडापुर है, वो इमरान खान का है, उसका वो ब्रिज था वो, और वो जो कहते हैं ना कि फैसिलिटेटर बना हुआ था, वो वहां से निकलता था और सिर्फ मैसेज देता था जो इमरान खान कहता है वो करता था। अब उसको बता दो कि कह रहा है ना, ये मान ले कि हमारी डील हो गई, जैसे आ जाऊंगा 15 दिन में। जी 15 दिन में जी 15 दिन में कहा था उन्होंने ना कि बाहर होंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो कह रहा था मैं जेल से भी निकाल के ले आऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा। फिर वो गने लेके वहां चला गया, वो गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये जमहूरी मुल्कों में ऐसा होता है? और उसकी अगर डील हो गई है तो वो बता दे, क्योंकि बुशरा बीवी बाहर आ गई है, वो भी पेशावर पहुंच गई है, इमरान खान की बहनों की जमानत हो गई है, तो वो डील अगर कर रहा है तो करे जरूर, लेकिन कौन को बताए कि मैं मजबूर हो गया, मेरे से जेल बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए मैं डील कर चुका हूं और मैं अब बाहर आऊंगा। तो बातें एक बात याद रखें कि जो कुछ उसने किया, 9 मई किया, 190 मिलियन की चोरी की, मलक रियाज के साथ मिलके वो पैसा अवाम का था, इसने उसके जुर्माने में जमा करा दिया। उसने जाके वो जो घड़ी चोरी की, घड़ी जो ली और जाली रसीदें बनाई, ये सारे काम उसने अदालत में जाके बेगुनाही साबित करनी है। उसके जहन से अब वो फैज हमीद चला गया, वो साकिब निसार चला गया, आसफ सईद खोसा चला गया, बंदयाल चला गया, उसको वो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी। अब वो जितना मर्जी वो पाँव पकड़े कुछ करे, क्योंकि फैज हमीद के पकड़े जाने के बाद इमरान खान लेट गया, उसको पता है कि मेरे सारे राजफाश हो चुके हैं। अब एक बात याद रखिए कि अब
इसका ट्रायल होगा। और ये तो बात बिल्कुल ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो आर्मी के जो कोर्ट में होगा, तो वो निकाल दी गई, वो नहीं है। पीटीआई हमारे साथ थी, 26वीं तरमीम शामिल होने में भी उनका हाथ था। अब फिर वो कह रहे हैं मैं शामिल हो जाऊंगा। इमरान खान एक ड्रामा है, एक फितना है, अब वो हार चुका है, उसको पता है कि मेरे झूठ अब नहीं चलते, तो अब उससे पांव पकड़ने हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गंडापुर, ये मान चुका है कि हम लेट गए हैं। सो लगता है कि कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप भी कह रहे हैं कि वो पांव पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। अहमद साहब क्या हो रहा है सर, कोई अंदर की बात बताएं। कोई आप खुद वकील हैं कि कैसे जो है वो रिहाई मिल सकती है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को? पहले बुशा बीबी रिहा हुई, फिर उनकी बहनें रिहा हो गई, अब उनकी उमर यूसुफ भी कह रहे हैं, खोसा साहब भी कह रहे हैं, बाकी सारे भी कह रहे हैं कि बड़े बहुत जल्द जो है वो बाहर होंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि भट्ट साहब को पता होना चाहिए कि कहाँ बैठे हुए हैं और क्या जुबान इस्तेमाल करनी है। ये किस किस्म की जुबान है? आप ये टीवी के ऊपर इस किस्म की अगर जुबान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं एहतजाजन यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। ये कुछ जुबान नहीं, वो म्यूट कर देंगे उनकी जुबान। ये कैसी बात करते हैं आप? बात ये है कि देखिए, मेरी बात सुने, कहता था कि मेरी बात सुने आराम से। अब बात सुनिए, सुन लें भट्ट साहब, सुन लें अहमद साहब। देखिए मेरी बात सुने, सवाल ये है कि इमरान खान अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ नहीं है जो परवेज मुशर्रफ के आगे पांव पकड़े थे, दस्तखत करके 10 साल के लिए कि सियासत छोड़ दूंगा और मुल्क से बाहर चला गया था, यहां से अपना सारा साजो सामान लेकर। इमरान को तो 10 दफा ऑफर भी किए, तो उसने कहा कि मैं इसी मिट्टी से बना हूं, यहां ही रहूंगा, यहां ही मरूंगा, नहीं जाऊंगा यहां से। वो किससे कंपेयर कर रहे हो? जब ये सियासत में आया था, पर ये दोनों भाई जब आए थे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, भट्ट साहब को ये मालूम होना चाहिए इनकी महाना 1 साल की जो टैक्स की जो रिटर्न थी 4,000, 8,000, 5,000, 7,000, 10 साल तक ये रिटर्न थी इनकी। जी। और आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी बाहर है और ये मुल्क गरीब हो गया। और सर वैसे खान साहब सर कितनी है टैक्स रिटर्न, कितना टैक्स? क्या बातें करती हैं? इमरान खान को कंपेयर करते हैं उसके साथ। इमरान तो जिस हालत में है, उसने तो नहीं कहा कि मैं जेल छोड़ूंगा, वो कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हमने कोई 9 मई की कंप्रोमाइज नहीं किया। एक झूठा 9 मई के प्रोग्राम की बुनियाद के ऊपर आपने 1.5 साल से लोगों को जेलों में रखा हुआ है, उसका ट्रायल नहीं कर सके, इसलिए कि शहादतें नहीं है आपके पास। कब तक झूठ चलेगा? कैसे फिर रिहा होंगे ना? बात ये, इसलिए मैंने ये सवाल किया कि कैसे रिहाई मुमकिन है फिर उनकी? वो हो जाएंगे जी। ऐसा ये स्विंग पेंडुलम का स्विंग है। जब घड़ी का पेंडुलम दोनों तरफ चलता है ना, तो ये अपनी मुद्दत जल्दी पूरी कर ली है, जो हालात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसीलिए लूट मार पे लगे हुए सुबह शाम। इनको पता है कि सुबह नहीं तो शाम नहीं, किसी वक्त चले जाए। तो अहमद साहब यही क्वेश्चन आ रहा है सर कि अगर वो रिहाई उनकी कोई जल्दी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं बातचीत चल रही होगी ना कोई? मुझे रिहाई, देखिए सवाल ये है कि आप सुनिए, उस वक्त किसी कानून में किसी केस के अंदर उनकी कन्विक्शन नहीं हुई, ठीक है, वो सजा याफ्ता कैदी नहीं है नवाज शरीफ की तरह। तो हुई ही उन्हें। वो इस वक्त वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है। उनको मुख्तलिफ FIR के अंदर उन्होंने एक्यूज के तौर पे रखा हुआ है। जिनमें कन्विक्शन हुई थी वो सब में बरी हो गए हैं। जी भट्ट साहब, आप क्या कह रहे हैं? इसलिए ये अब मुस्तकिल रखना मुश्किल है उनके लिए, इसलिए आज नहीं तो कल वो रिहा होंगे। ठीक है भट्ट साहब, आप कुछ कह रहे थे? भट्ट साहब तो बाद में सियासत में आए। मुझे बताएं, इमरान खान क्या कारोबार करता है? उसका बनी गाला का घर कैसे बना? उसकी बहन जो है वो उधर दुबई में उसके जो बंगले हैं कहाँ से, बिल्डिंगें कहाँ से बनी? और वो कहती है मैं मशीनें चलाती हूँ, उससे मैं कारोबार करती हूँ। तो प्लीज सच्ची बात तो करें ना आप। इस चीज का तो जवाब दें कि नवाज शरीफ को किस चीज पे सजा दी गई कि अपने बेटे से तनख्वाह के लिए आपने उसको फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया? क्या ये साफ? भट्ट साहब, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ें तो पता लग जाएगा कि उनको सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर लंदन में, इंग्लैंड के अंदर वो एवरफील्ड की जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है वो उस वक्त खरीदी जब उनके सारे बच्चे जो थे वो
कम उम्र के थे और उस वक्त किसी में लेकिन कोई सर, अपना इंडिपेंडेंस उसमें जो सब ये जजमेंट तो पढ़े, ये जजमेंट तो पढ़ लेना आप ऐसे बात करने से पहले। वो डेक्लेरेशन की बात थी। खरीदी थी प्रॉपर्टी, और आप मुझे ये बताएं जी। चलें अहमद साहब, फिर मामला फिर कहाँ पे, या तो कोई है उम्मीद कब तक ये रिहाई हो जाएगी उनकी? देखो जी, ये तो अब सवाल ये है कि जिन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, अब मैं आप एस्टिमेट मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जितने केसेस में उनको सजा हुई थी वो बरी हो चुके हैं। ठीक है, अब उनको गैर कानूनी तरीके से उनको ऐसे ही जेल में उनको रखा हुआ है। वो किसी वक्त भी मसला जो है तो मतलब कोई डील हो रही है, फिर कोई बातचीत चल रही है कोई? इमरान खान तो डील कर चुके हैं, उसकी बीवी आ गई है, बहनें आ गई हैं। कोई डील नहीं की। इमरान खान ने डील करनी होती तो बहुत पहले हो चुकी होती है। डील नहीं की, आप कह रहे हैं कि डील ना करेगा। व्हाट्सएप कह रहे हैं कि डील हो गई है। कैसे बाहर आई है मुझे भाई, वो उसके ऊपर कोई चार्ज ही कोई नहीं था, इसलिए बाहर आई। अच्छा, पंजाब का बरी हो गए। जो 4 साल वज़ीर आला नहीं था, बुशरा बीबी एक और होगी, बाहर चली गई, फर्क होगी। ठीक है भाई, पाकिस्तान मुल्क में है जी, पाकिस्तान से बात नहीं भागी ना, यहाँ ही है, पाकिस्तान में ही है। कौन पाकिस्तान में है? चलें व्हाट्सएप आगे इस बहस से आगे निकलते हैं। सर व्हाट्सएप मुझे ये बताएं कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होने जा रही है, तो क्या कुछ शुक्म रह गए हैं, कोई खामियां रह गई हैं जिन्हें अब दूर किया जाएगा? देखिए, बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आपके पास 2/3 अक्सरियत हो और आपको कानून पास करना चाहे, तो इसमें कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। ये कोई नहीं ले सकता पार्लियामेंट से। अगर 27वीं तरमीम, अभी तो कोई मुझे नहीं पता कि 27वीं तरमीम आ रही है, अगर आएगी तो वो सबको पता होगा, वो अपोजिशन को भी पता होगा, हुकूमत क्यों सबसे पहले वो उसको क्या कहते हैं कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में वो लाई जाती है। लेकिन अभी तक मुझे जो पता है कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, अगर आएगी तो उसको कोई रोक नहीं सकता कि हमारे पास बहुत आई अक्सरियत होगी। नहीं तो क्या वजह क्या है, क्यों आ रही है? कोई नया कानून जो है वो क्यों, कोई जो जज साहबान है उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है या क्या किया जा रहा है? बिल्कुल बढ़ाई जाएगी। हो सकता है 24 तादाद की जाए, 25 की जाए, 23 की जाए, तो 17 से बढ़ानी चाहिए। जो हमारे हालात 70,000 केसेस पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, अगर हम जजेस की तादाद बढ़ाएंगे तो वो आवाम को इंसाफ मिलेगा जल्दी। अब ये आईनी बेंच बने वो इसीलिए बने हैं कि वो 10-10, 12-12 जजेस का जो बेंच बैठता था, वो कोई भी पार्लियामेंट को बिल पास करती थी, कुछ कानून तो वो चले जाते थे उधर। अब वो आईनी बेंच बन गए, सिर्फ वही सुनेंगे। ये अपनी कौम को, बाकी जो जजेस साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, वो आईनी जो कोई भी जाएगी वहाँ, कोई बंदा जाके वहाँ दरखास्त पे देगा या कोई चैलेंज होगा, तो वो आईनी बेंच ही सिर्फ सुनेगा। ये तो एक अच्छी बात है, दुनिया सारी में आईनी बेंचेस हैं, आईनी अदालतें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और ये पार्लियामेंट का हक है, अगर पार्लियामेंट ये चीज ला रही है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अहमद साहब आप कुछ बताएं सर कि ये तरमीम जो है वो अगर जजों की तादाद बढ़ती है तो अच्छा नहीं है कि वो मजीद जज आ जाएंगे? अहमद साहब, आप सवाल दोबारा बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाई जाती है तो उससे आसानी होगी ना, कानून आता है तो? किस लिए बढ़ाई जाएगी? सवाल ये है कि ये काम जो है वो असल में ये तो एक कैमोफ्लेज है ना। वो जो काम पहले नहीं कर सके, अब दोबारा से इनको पीछे से जो है वो एक दबाया गया है। अब ये दोबारा से मिलिट्री कोर्ट वाली बात करेंगे, इसलिए 27वीं तरमीम की बात हो रही है। मिलिट्री कोर्ट कैसे सर? कैसे सर? और जजेस की जो है, जजेस की जब अपॉइंटमेंट का जो तरीकेकार है वो तो इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर जो है जो नाम रिकमेंड करेगा वो जज बनेंगे। तो इसका मतलब है कि जजेस जो हैं वो हुकूमत के ताबे हो गए। कभी जुडिशरी भी ऐसा फंक्शन की दुनिया में, कभी तो नहीं ऐसे नहीं है सर। वो जो कमेटी बनी है
वो उसके नाम उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं, हुकूमत के लोग भी हैं, जजेस भी हैं, चीफ जस्टिस उसमें शामिल है, बाकी सूबों के चीफ जस्टिस भी शामिल है। बट साहब मेरी बात सुने, उसमें उस कमेटी में अपनी उंगलियों पे गिन लें कि हुकूमत के बंदे कितने हैं और मेजॉरिटी ने वहां पे आप गिन के बता दें, मैं आपको बता दूं, मैं तो कानून का नहीं मारे, लेकिन मुझे इतना जो पता है, देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होंगे, चारों सूबों के चीफ जस्टिस होंगे, एक बार का बंदा होगा जी, वो जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं, एक वो मिनॉरिटी का भी होगा उसमें, वो 13 चाहे वो लेडीज और जेंट्स हो, तो आप ये गिन ले, बाकी अपोजिशन के बंदे आप मिला ले, बताएं कितने बंदे आप गिन ले। उसके बाद आप पार्लियामेंट और सेनेट में से लेंगे और साथ 2 एडिशनल जो आप उसमें नाम रखेंगे, एक अटॉर्नी जनरल का और एक लॉ मिनिस्टर का, ये 2 मिलके आप मेजॉरिटी में बन गए और आप जो जिसको चाहेंगे वो जज बना के बिठा देंगे। ये इस तरह के खेल जो है, ठीक है अहमद साहब कर रहे हैं। जी बोले सर बोले। ये निजाम जो है ना, इस तरीके से थोड़ी है। बात यह है कि वो ये इन 2 को बीच में शामिल करने, आप इनकी ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं। क्वेश्चन तो ये है सर। चलें ठीक है, ब्रेक लेते हैं सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्ट साहब मुझे समझाइएगा कि अब तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो जलसा भी होने जा रहा है पेशावर में, और फिर कोई जलसा प्लान किया जा रहा है इस्लामाबाद में भी, और कोई एहतजाज वगैरह, तो हुकूमत क्या फिर वही पकड़ धकड़, फिर वही जो है वो आंसू गैस शेल और गिरफ्तारियाँ होंगी? नहीं, मेरी बात सुने जमील बलोच साहब, पीटीआई में इतने धड़े मान चुके हैं ना, गड्ढापुर अपना फैसला कर रहा है, बुशरा बीवी अपना फैसला कर रही है, और इमरान खान की बहनें अपना फैसला कर रही हैं, तो बात यह है कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इनके लिए अब बंदे नहीं आ रहे। अच्छा। ये कुछ भी कर ले, ये वो जूतियों में दाल बट रही है। आप देखें इनका तमाशा, आप देखें क्या क्या होता है। आप इमरान खान के पास ये गए ना, तो उनको कहता है जाओ यार, मैंने बाहर निकलना है, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर रहा हूँ। इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में अमन ना हो, इंतशार फैले, और इसके लिए जो उसके मंसूबे थे वो अल्लाह के हुक्म से फेल हो चुके हैं। अब इमरान खान अपनी जगह पे आ गया, वो पांव पकड़ रहा है, क्योंकि फैज हमीद ने बता दिया कि इमरान खान का एजेंडा क्या था। फैज हमीद तो पकड़ा गया, अब इसकी बारी है। अब मैं आपको लिख के देता हूँ कि इनके लिए ना बंदे आएंगे। अब इमरान खान पांव पकड़ रहा है कि डील तो उसने कर ली, उसकी बीवी बुशरा बीवी पांव पकड़ रहा है। सर भट्ट साहब किसके पांव पकड़ रहे हैं, किसके पांव पकड़ रहे हैं? आपसे बात हुई है किसी की, हुकूमत से बात हुई है? हमने इनको पहले कहा था इमरान खान को कि आपने जो वही किया है, जो आपने जिस तरह के आपने जजेस को, याद है ना, वो कहता था आईजी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बात यह है कि अगर 9 मई इसने नहीं किया, इसने फैज हमीद के साथ मिलके इदारों के खिलाफ, देखे ना फैज हमीद ने जो कुछ किया, उस इदारे ने उसका हिसाब लिया, ये उसमें शामिल है। अब बात यह है कि इमरान खान को अब अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़े। ये उसकी भूल है कि मैं डील करके बाहर आ जाऊंगा। अब उसकी डील, उसको डील तो वो कर रहा है, लेकिन जो बुशरा बीबी है उसने कहा कि अब आप चुप करके बैठो, मैं भी बाहर आ गई हूँ और गंडापुर भी बाहर है, वो पेशावर में बैठ के अपनी प्लानिंग करेंगे। लेकिन एक बात मैं आज फिर आपको कह दूं कि 9 मई की माफी मांगे, अदालतों में जाके अपनी बेगुनाही साबित करे इमरान खान। चलें पूछते हैं अहमद वैद साहब से। अहमद वैद साहब, क्या जो धड़ेबंदी की बात की जा रही है, पहले भी चीज़ें चल रही हैं, अब भी चल रही हैं कि एक ग्रुप जो है अलीमा खान साहब के साथ है, दूसरा बुशरा बीवी के साथ है, और तीसरा जो है वो गौर अली खान, और फिर अली बिन गंडापुर साहब का अपना कोई जो है वो ग्रुप बन रहा है? वो मेरी बात सुने, ये बेसरोबा बातों से कि आपका ये बीवी चल पड़ेगा, क्या कर? नहीं, ये खबरें आ रही हैं सर, खबरें चल रही हैं ना, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कि बुशरा बीवी वहाँ पे मीटिंग्स कर रही हैं सीएम हाउस में। जो आपके इस प्रोग्राम में वो हो रही है, मतलब है कि मैं आई फील सॉरी कि मैं इसमें बैठ गया। नहीं अब ऐसा भट्ट साहब सुन ले, अहमद साहब को सुन ले, अहमद साहब को सुन। जी अहमद साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई धड़ेबंदी नहीं है, ये सब वैसे अपने तसल्ली के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं, किसी किस्म की कोई धड़ेबंदी नहीं है। और पार्टी जो है जब ऑपोजिशन में होती है तो बहुत सारे मामलात होते हैं, वो सजेशन होती हैं, काउंटर सजेशन होती हैं, बातें चलती रहती हैं।
इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई वो धड़ेबंदी हो गई है। लेकिन अहमद साहब देखें ना, आज भी तो शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पहुंचे हैं वहाँ पे अडाला में कंप्लेंट्स लेके। कोई कह रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो अब वारिस हैं, कुछ कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा जो है उनकी चलेगी। तो धड़ेबंदी तो सर यही होती है ना, तनाज़ात चलते हैं तो टाइमली होती है ना। ये थी किसी अगर शेर मरवत ने अगर कोई बात कह दी तो वो धड़ेबंदी बन गई। वो एक किसी के इंडिविजुअल ये एक राय है, अगर किसी ने दे दी, कोई पार्टी पॉलिसी थोड़ी है, इसको धड़ेबंदी तो नहीं कहेंगे ना। तो अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं सर कि कैसे ये अली मीन गंडापुर साहब यहाँ पहुंचे डीएचओ, कैसे फिर गायब हो गए, कैसे कारकुनों को छोड़ दिया। अब सवाल तो आपके आप खुद कारकुन उठा रहे हैं। चलो ये को बातें उठाने वाली को पॉलिसी, ये टॉक शो होते हैं पॉलिसी मैटर के ऊपर बातचीत करने के लिए। सर पॉलिसी मैटर पे ही बात कर रहे हैं, सर पॉलिसी मैटर्स पे ही बात कर रहे हैं, जारी बात है। अब ऐसा एक मैं क्वेश्चन कर लूं वैसे साहब से प्लीज, अगर इजाजत अच्छा जी चलें। जी आपको व्हाट्सएप बिल्कुल इजाजत है, जो चाहे करें सर करें। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ, आप बताएं, जब पीटीआई के लोग टीवी पे बैठ के सुबह शाम ये कहते थे कि 2 ग्रुप बन गए हैं, नवाज शरीफ ग्रुप लहदा है, शहबाज शरीफ ग्रुप लहदा है, क्या वो सच बोलते थे? वो भी गलत है। दसो जी व्हाट्सएप बताएं जी। बातें करते, ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसलिए आपको समझाएं कि ये झूठ बोलते थे। हमारे तो लीडरान अभी भी आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर अगर शहबाज शरीफ बने तो पीएम साहब मियां। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि देखिए ये बातें जो है, मैं तो मुखालिफ हूँ इन बातों को, इनको पसंद नहीं करता, ऐसी बातें होनी भी नहीं चाहिए। आप पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जिससे मुल्क को फायदा पहुंचता है या नुकसान पहुंचता है उनके ऊपर बातचीत करें। चलें सर, मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा बताइएगा आगे जाता है प्रॉब्लम हमारी क्या हल करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुझे सर ये बता दें कि आईनी बेंच जो बनने जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुतल्लिक बताएं कि वाकई जो केसेस हैं जो आइन से मुतल्लिक हैं, कानून से मुतल्लिक हैं, जिनकी तशरीह होनी है, वो जाएंगे आईनी बेंचेस में, और जो आईनी बेंच जिसे कहा जा रहा है कि जी पांच जज निकल जाएंगे, तो फिर इसलिए जो है तादाद है वो बढ़ाई जा रही है। अभी तक तो तरीक़ेकार नहीं बन सका, इसीलिए वो महसूस किया जा रहा है कि शायद 27वीं तरमीम लाई जाए, क्योंकि ये तय नहीं हो सका कि ये जो है जो बनेगा बेंच बनेगा बेंच, वो केसों की डिस्ट्रीब्यूशन किस अंदाज में होगी, और उसके बाद वो फैसलों में, और उसके बाद उनकी अपील का क्या निज़ाम होगा, कोई रिव्यू पिटीशन का क्या तरीक़ेकार होगा, ये चीजें अभी वाज़ेह नहीं हो सकी। इस वजह से ये कोशिश अब महसूस की हो रही है एक प्रॉब्लम के 27वीं तरमीम लाके ये बातों को सॉर्ट आउट किया। तो आप इस हक में हैं, अभी तक तो है कंफ्यूजन है, तो आप इस हक में हैं कि एक और आईनी तरमीम आनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं कहता, लेकिन वो इन्होंने इतनी उजलत में, इतनी तेजी में ये तरमीम कर ली कि इन बातों को सोचा ही नहीं है। अब महसूस कर कोई मतलब है कि ये कोई वो जो है ना, हमारे जो अक्रॉस द बॉर्डर वाला जो अंदाज अपना लिया इन्होंने कि काम पहले स्टेप ले लेने और बाद में सोचना कि ये अच्छा होगा कि बुरा होगा। ठीक है भट्ट साहब, क्यों ये खबरें अब मजीद आप सवाल ना कीजिएगा भट्ट साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये खबरें क्यों चल रही हैं सर कि जो कई ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनको गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है, लगभग कुछ 40-50 लोगों के जो है वो चल रही है फिगर के वो गवर्नमेंट के पास हैं, और जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही होगा। देखें, ये पहले भी बातें होती थी, अवैध साहब ने कहा जी कि जल्दी में किया है। आप मुझे बताएं कि उसमें ये जो 26वीं तरमीम जब आ रही थी तो इसमें डिस्कशन में पीटीआई के लोग भी बैठे थे, वो भी शामिल थे। फिर जब ये लोग गए ना इमरान खान के पास, तो उसने कहा भाई मुझे ये यहाँ प्लीज इसी तरह हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा तुम किन कामों में लग गए हो, मुझे बाहर निकालो, कोई तरमीम कुछ नहीं, मेरी लाइट नहीं, मेरी बिजली नहीं, उसको अवाम की फिक्र नहीं थी। और वो देखें शामिल भी हुए, और जब इन्होंने कहा जी कि हम उसमें नहीं बैठते, फिर जब नाम अनाउंस किए कि जब ऑपोजिशन के कितने बंदे बैठेंगे, तो इन्होंने अपने नाम भी दे दिए। और जब फाइनल करने जब बारी आई कि अब आपने कमेटी में बैठा, तो फिर ये नहीं बैठे। तो इनका
एक ही मकसद है। मैं आज फिर कहता हूं कि इमरान खान का एक ही मकसद है कि इस मुल्क में अमन ना आए, ये मुल्क तरक्की ना करे। ये जिनके एजेंडे पे चलता था, इसका साबका स्कोर गोल्ड स्मिथ जो यहूदी था, वो इसको इसीलिए लाया था और ये एजेंडा कामयाब नहीं होगा। इसीलिए इसलिए अखबारों में आता था कि इमरान खान जेल से बाहर आए और हमारे एजेंडे को मुकम्मल चलें अहमद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अहमद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मेरी बात सुने भट्ट साहब, आप साथ गए हुए थे, जो सारी वो कन्वर्सेशन आपको पता लग गई। गोल्ड स्मिथ की बेटी के घर जाके बाहर शोर डालता था, उसकी जो सास है ना इमरान खान की, आवाज आती थी कि ऐसा क्यों करते हो हमारे घर के बाहर। हमने कहा वो अपने जो सन इन लॉ उससे पूछो कि वो ये जो एजेंडा लेके पाकिस्तान में हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये चीजें आपके सामने हैं। वो अपने कहते हैं वो ब्रदर इन लॉ के लिए मुसलमान एक सादक था वो। चलें अहमद साहब, टाइम ख़त्म हो गया सर। भट्ट साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि वजह मालूम की जाए कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब के मतलब जो खबरें आ रही हैं कि वो रिहा हो रहे हैं, वो क्यों, क्या वजह क्या है, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम जो है वो क्यों लाई जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।